कोई भी कुछ भी बात करता है, मैं किसी का मुंह तो बंद कर नहीं सकता। वो फ्री है, वो अपनी कमेंट्स पास कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप खुदा ना खास्ता बुरा वक्त ये किसी के ऊपर भी आ सकता है। आज मेरे साथ था, मैंने फ़ाइट की बच्ची के लिए। ये पूरी कोशिश की गई इसे फ़िरका वाराना बात बनाने की। मैं इस चीज़ को लेके मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरे मोहल्ले के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली है वो मेरे फ़िके से नहीं मिली। लोगों ने मुझे जितने लोग हैं जितने भी फ़िके हैं वो इस चीज़ को उन्होंने फ़िके की को एक साइड पे रख के देखा है। अस्सलामुअलैकुम। डायलॉग पाकिस्तान के साथ मैं हूं तुबा खसराया। नाज़रीन, इस वक्त हम दुआ ज़हरा के घर पे मौजूद हैं। याद रहे कि दुआ वो बच्ची है जो अपने घर से बाहर कचरा फेंकने आई थी और गली से ही पुरअसरार तरीके से गायब हो गई थी। हमने उस वक्त रमज़ानुल मुबारक में दुआ के वालिद से बात की थी। दुआ के वालिद का कहना था कि दुआ घर से कचरा फेंकने के लिए बाहर निकली है और CCTV कैमराज में ना वो इन होते हुए दिखे ना आउट होते हुए दिखे। मगर याद रहे कि जब ये वाक़या सोशल मीडिया पर आया तो सोशल मीडिया का हर बंदा दुआ के वालिद की आवाज़ बना और दुआ के नाम के ट्रेंड्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चलने लगे, जिसके बाद हुकूमत एक्शन में आई और लाहौर से दुआ ज़हरा को बाजियाब करा लिया गया। मगर यहाँ पर जो ट्विस्ट पहला ये आया कि दुआ ने कहा कि वो अगवा नहीं हुई है बल्कि अपनी मर्ज़ी से आई है। मगर हमने ये भी देखा कि वालिदैन पुरअज़म थे कि वो दुआ को वापस लेकर आएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि दुआ को वापस उनके वालिदैन के हवाले किया जाए। इस वक्त हमारे साथ दुआ के वालिद मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस केस में क्या अपडेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि दुआ के केस के अब तक की क्या अपडेट्स हैं? अभी सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जज साहिब ने जो लास्ट हियरिंग थी उसमें पुलिस को ये पाबंद किया है कि बच्ची को यहाँ पर हर सूरत में नेक्स्ट हियरिंग के अंदर लेकर आया जाए। इसके अलावा एक केस लाहौर में चल रहा था जो कि जो मामला सामने आया, जैसे इसके अंदर एक निकाह का मामला सामने आया, तो बच्ची का 164 का बयान था, वो वहाँ पर वो ख़ारिज हो गया है और हमारी जो लीगल टीम थी वहाँ पे वो केस जीत गई थी। अभी ये पूरे का पूरा मामला सिंध में शिफ्ट हो गया है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हम जो मेन फोकस हमारा यही है कि बच्ची को यहाँ पर पुलिस बाजियाब करे, तो इसकी पूरी फुल साइड की जो इसमें बच्ची का बयान होगा वो उसके बाद पूरी स्टोरी सामने आएगी कि बच्ची जिस तरह जिस मौक़िफ़ पे हम कायम हैं कि बच्ची को अगवा किया गया था और उससे ज़बरदस्ती वहाँ पे जो इंटरव्यूज़ लिए गए थे, वो जब आएगी अपना बयान देगी तो खुलकर बात सामने आएगी। सर, जुमेरात वाले दिन आपकी हाई कोर्ट में भी हियरिंग थी, उस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बता दें कि वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे पुलिस पार्टी को ये पाबंद किया गया है जज साहिब की तरफ से, और काफ़ी सख्त अल्फाज से ये पाबंद किया गया है कि बच्ची को नेक्स्ट हियरिंग जो 24 को है उसमें लेकर आया जाए। इस सिलसिले से पुलिस ऑलरेडी सिंध पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस के साथ मिल के पंजाब में एक्शन ले रही है। काफ़ी सारी इस सिलसिले से गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। आज सिटी कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट साहिब के सामने कुछ लोग पेश हुए थे और उनका रिमांड लिया गया है। सर, हमने ये देखा है कि पंजाब पुलिस दुआ को बाजियाब कराने में बिल्कुल नाकाम है, जबकि सोशल मीडिया पर उसके बयान मुस्तकिल तौर पर आ रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है? जज साहब ने भी यही कहा था हाई कोर्ट में कि बच्ची को जब वो चाहते हैं सोशल मीडिया पे उसका बयान दिलवा देते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो उसे फाइंड आउट करने में नाकाम है। तो मेरा यही कहना है कि सेकंड पार्टी जो है उसको आगे कोर्ट के अंदर फेस करना चाहिए, जो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर, हमने ये भी देखा कि जब दुआ के बयानात आए उसके बाद भी आप काफ़ी पुरज़म थे कि वो बच्ची आपकी जो है वो ज़बरदस्ती बयान दे रही है, और इसके अलावा आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप उम्मीद करते हैं कि ज़हीर अहमद एक अच्छा लड़का हो। तो सर, ये बताइएगा कि ये इन तमाम तर सूरत हाल में वो क्या चीज़ थी जिसने आपको पुरज़म रखा कि आप अपनी बेटी को वापस लाएंगे? पहले तो मैं ये सेकंड जो आपने बात की है, मैंने ये इस सिलसिले से कही थी, क्योंकि जब इस तरह का निकाह सामने आता है तो इसके पीछे या दो रीज़न्स होती हैं। एक जो सिंध में केस इशू चल रहा है कि बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, पंजाब में उनका निकाहनामा शो होता है और उसके बाद बच्चियां गायब हो जाती हैं। तो मैंने ये इस सिलसिले से कहा था, मेरा इसमें कोई और नहीं था। सेकंड, बच्ची जो है, ये जो केस है इसके अंदर बच्ची में हमारा मौक़िफ़ यही है, और अगर आप बच्ची की जो बॉडी लैंग्वेज है, बच्ची की सेहत, ख़ुसूसन उसका जो एक टीवी के ऊपर जो पहली उसकी अपीयरेंस आई थी वो 26 को आई थी, और उसके बाद जो सेकंड अपीयरेंस आई वो 15 मई को आई। तो अगर आप दोनों में बच्ची की सेहत को देखें तो बच्ची इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है।
बाकी जो फेस रीडिंग के एक्सपर्ट्स हैं और इवन मीडिया वाले वो ये देख सकते हैं कि बच्ची को एक डायरेक्शन दी गई और रटे रटाए जुमले जो थे वो बुलवाए गए। अदालत भी यही चाह रही है कि बच्ची सामने आए और जज साहब ने बाकायदा जो हियरिंग थी उसके अंदर इस खदशे का इजहार किया कि इसका मतलब है कि जो बोला जा रहा है उसमें उसमें वज़न है। दूसरी चीज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बात हुई कि एसएसपी साहब मौजूद नहीं हैं और वो कहाँ हैं, तो पता चला कि वो एसएसपी साहब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने इस्लामाबाद गए हैं। जज साहब ने उनको तौहीन अदालत का नोटिस इशू किया इस चीज़ के ऊपर और ये बाकायदा बोला कि जो केस लगा हुआ है जो उसी सिलसिले से है उसमें तो वो आ नहीं रहे और वो एक कॉन्फ्रेंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो है वो अटेंड कर रहे हैं। तो ये मामला थोड़ा तशवीशनाक है। मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन फोकस हमारा है वो यही है कि बच्ची को बाजियाब किया जाए ताकि बच्ची सेफ़ हैंड्स में जाए और कोर्ट में आए और अपना बयान दे। ठीक है सर, हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पे आवाम ने आपको मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया जब दुआ का बयान आया। उसके बाद एक्ट्रेस जितने भी थे और बाकी लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम औरतों को पाबंद करते हैं कि वो अच्छा रवैया करें, मगर अगर माँ बाप का रवैया ख़राब होगा तो बच्चे, वो नौबत ही क्यों आती है कि बच्चे घर से भागते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपका रवैया कैसा था दुआ के साथ? पहली चीज़ ये कि ये मामला भागने वाला नहीं है। सिंध में ऐसी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं। ये भी मैं पहले दिन से इसी चीज़ पे कायम हूँ कि ये भी वही इशू है और जब बच्ची सामने आएगी और कोर्ट में आकर बयान देगी तो वो आप देखेंगे कि वो अंडर प्रेशर जो स्टेटमेंट्स होती हैं उससे निकलेगी। बाकी देखिए कोई भी कुछ भी बात करता है, मैं किसी का मुंह तो बंद कर नहीं सकता, वो फ्री है, वो अपनी कमेंट्स पास कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप खुदा ना खास्ता बुरा वक्त ये किसी के ऊपर भी आ सकता है। आज मेरे साथ था, मैंने फ़ाइट की बच्ची के लिए, कल खुदा ना खास्ता किसी और के ऊपर भी आ सकता है। लिहाजा किसी के लिए ऐसे पर्सनल किस्म के कमेंट्स देने से पहले सोचना चाहिए। सेकेंडली, बच्ची के लिए अगर मेरी मोहब्बत इस हद तक ना होती तो मैं इतनी फ़ाइट ना करता। मेरे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था। वो जैसे उसे वीडियोज़ में या वो बोला गया, वो बच्ची ने वहाँ पे बोला। 164 की स्टेटमेंट उसने दी और अल्लाह का शुक्र है कि वो 164 की स्टेटमेंट हमने वो केस ख़ारिज कर दिया और हम वो विन कर गए। अब बल्कि जो हमारी लीगल टीम थी उन्होंने वो जो मजिस्ट्रेट साहब थे वहाँ पे उनसे ये क्वेश्चन किया कि अब आप बच्ची देंगे क्या हमें? तो उनके पास अल्फाज नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं कैसे बच्ची दूँ? तो फिर इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी मेरी जो लीगल टीम है वो खड़ी है और वो देख रही है कि उन मजिस्ट्रेट साहब के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है सर, हमने ये देखा कि दुआ अपने बयान में कह रही है कि वो एक लेटर लिख कर आई थी जो घर पे वो रख के गई है, और अगर वो लेटर लिख कर गई है तो फिर आपने इतना सब कुछ क्यों किया? मैं आपको कह रहा हूँ कि बच्ची उनके पास है, अंडर प्रेशर है, वो उसे जो बोलेंगे वो बोलेगी। इन बयानात की किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं होती। सेकेंडली, कॉमन सेंस की बात है। मेरे घर उस वक़्त पूरा जो था वो पुलिस के अंडर था। एजेंसीज़ उसे वॉच कर रही थी। जब से ये इंसिडेंट हुआ पुलिस और एजेंसीज़ आके मेरे घर की तलाशियाँ ले रही थी। जब तक टीवी पे निकाहनामा शो नहीं हुआ, जो मेरा ख़्याल है 9वें या 10वें दिन हुआ था, तो उस वक़्त तक सब ब्लाइंड थे और उनका फोकस एक ही तरफ था। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसी बात ही नहीं थी। वो चूँकि उन्होंने, अगर ऐसी बात होती, आप ख़ुद भी माशाल्लाह सोच सकती हैं, अगर ऐसी बात होती, बच्ची जो पहले दिन जो बच्ची ने बयान दिया था टीवी पे उसी दिन बताती। लेकिन पूरे तकरीबन 20-22 दिन गायब रहने के बाद उन्होंने, जब उनके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हुआ और उन्हें पता चला कि हाई कोर्ट ने सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस को पाबंद कर दिया और उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, तो उनके पास जब बचने की गुंजाइश नहीं रही तो उन्होंने एक डाइवर्शन के लिए एक वीडियो दी बच्ची की, जिससे उससे जो उन्होंने चाहा वो बुलवाया। वो बस ये मामला था और अल्लाह का शुक्र है कि वो भी जो है वो जितने जो ज़हीन लोग हैं और इवन मीडियाज़ वाले, वो सब ये उस वीडियो को देख के वो जान रहे थे कि यार वीडियो में बच्ची की जो बॉडी लैंग्वेज थी और बच्ची जो लफ्ज़ बोल रही थी वो पॉसिबल नहीं है बोलना किसी बच्ची के लिए। ख़ुसूसन इस केस से पहले तो मैं भी उन बातों को नहीं जानता था, आईने पाकिस्तान, शरीयत और ये सारी चीज़ें कि इन चीज़ों से
लेकिन वो बच्ची को उन्होंने रटाया जो बोला और उसके बाद उसने वो लेटर वाला बोला, वो सब एक चूँकि उनके पास बचने के लिए कोई वो चीज़ रह नहीं गई। सेकेंडली अगर वो सेकंड पार्टी इतनी ही वो है, वो अपना ही केस जो 18 तारीख को लाहौर में लगा हुआ था, जो जहाँ पर जाके उन्होंने एविडेंसेस देने थे, वो उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, तो वो उसी केस को परसू करने वहाँ पे लाहौर में नहीं आए। तो आप इससे देख सकते हैं कि उनका लीगल ग्राउंड जो है वो कितना वीक है। तो वो चूँकि वो कराची में हमें फेस कर ही नहीं सकते, तो ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात तो मैं 100 किसी पर भी अगर मेरा ज़मीर इस तरह का हो तो मैं भी लगा सकता हूँ। मेन पॉइंट ये है कि उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट में आके वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन, इवन जो आपको आपके सामने ये आ रहा होगा कि जो निकाहनामा है वो वही जाली करार दे दिया गया है। तो जब उनका जो एक खड़े हो, यानी झूठ के पाँव नहीं होते, उनके फुटस्टेप्स इतने वो हैं, तो वो कैसे हमें फेस कर सकते हैं। हमारे पास बच्ची के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। निकाह खान जो है वो अरेस्ट हो चुका है, आज उसका रिमांड लिया जा चुका है। वो कह रहा है मैंने निकाह ही नहीं पढ़ाया, और ये सब फेक चीज़ एक बनाई गई है। वो निकाहनामा लाहौर में जो यूनियन कौंसिल है वहाँ पे अटेस्टेड ही नहीं है। उन्होंने कहा जी ये तो एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है। तो उनके पास इंतहाई वीक केस है, वो कोर्ट में नहीं आ सकते, इसलिए वो ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी कौन सी वजह से जिसकी वजह से दुआ जो है वो अपनी बात नहीं कह पा रही है सही से? वो हमने देखा कि पुलिस स्टेशन भी जाती है, वो अपने वीडियो बयान भी जारी करती है, उसमें वो एक ही बात कहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करें, उसने आप पे केस भी किया जिसे खारिज भी कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी बातें जो दुआ को ये कहने से रोक रही है कि उसे मदद की ज़रूरत है? जब आप किसी गैंग का हिस्सा के हाथ में आ जाते हैं, इवन मैं या आप भी हों खुदा न खास्ता, तो आपको अंडर प्रेशर लेके मार पीट के या वो कुछ भी बुलवा सकते हैं। वो एक बच्ची है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, उसकी एज 14 साल है। तो वो बेचारी कितनी जुर्रत का मुज़ाहरा कर सकती है, उसके पास तो कोई वो नहीं। एक अकेला बंदा इस किस्म के गैंग के पास के हाथ लगा हो तो उसकी बोलने, सोचने, समझने की क्या सलाहियत हो सकती है, आप समझ सकती हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला पुलिस जो है वो भरपूर तरीके से एफ़र्ट्स कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि 24 तारीख को पुलिस बच्ची को बाज़ियाब करके यहाँ पेश करेगी। ये पूरी कोशिश की गई इसे फ़िरका वाराना बात बनाने की। मैं इस चीज़ को लेके मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरे मोहल्ले के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली है वो मेरे फ़िके से नहीं मिली। लोगों ने मुझे जितने लोग हैं, जितने भी फ़िके हैं, वो इस चीज़ को उन्होंने फ़िके की को एक साइड पे रख के देखा है। इवन मुझे पूरे पाकिस्तान से जो सपोर्ट मिली है वो जिस फ़िका से मैं बिलॉन्ग नहीं करता, दूसरे फ़िका से मिली है। तो ये एक्चुअली में ये एक नेशनल इशू है। इसमें आप इस पॉइंट को देखें कि एक बच्ची एक घर से जो है वो उसके साथ एक वाक़या पेश आया है। तो हम भी इसके लिए जो एफ़र्ट कर रहे हैं बेसिकली वो इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चियां सबकी बराबर होती हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। तो जिस तरीके से बच्चियों को उठाकर अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद उनकी ख़ुसूसन अगर सूबा चेंज हो जाए तो उनकी ट्रेसिंग ही नहीं मिलती। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा फ्यूचर के अंदर इस केस को एक टेस्ट केस बनाया जाए ताकि फ्यूचर में ऐसे जो केसेस हैं वो कम से कम हो। सर अच्छा, ये हमारे देखने वालों को ये भी बता दें कि सिंध और पंजाब के जो निकाह के कवानीन हैं उनमें क्या बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वफाक का बेसिकली वो है वो एज 18 इयर्स है। सिंध के अंदर भी 18 इयर्स है और ये बड़ा अच्छा रूल है। पंजाब में 16 है। अनफॉर्चुनेटली कुछ सूबे ऐसे हैं जहाँ पे एज का मुझे पता चला बाद में जब ये मेरा इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पर तो एज लिमिट ही कोई नहीं है। तो हमारी बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से भी ये गुजारिश है कि ये जो एज लिमिट है इसे 18 साल किया जाए। एक वफाकी कानून जैसे है उसको सूबाई लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें इस तरह के वाक़यात ये देखें जितने भी हुए हैं, इसमें अगर आप माजी करीब में देखें तो बच्चियाँ 14-14 साल की थी, उन्हें इस तरह से उठाया गया। और ये चंद केस तो टीवी पे रिपोर्ट हुए जिसमें मेरी बेटी का सबसे ज़्यादा एक वो बना। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस देखिए, बच्ची मेरी हो या किसी की भी हो, सबकी बराबर होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे थे, बच्चियाँ
13-13, 14-14 साल की उठाई गई और उसके बाद वो उनका आता पता ही गायब हो गया। बहुत सारे केस तो खैर माँ बाप भी जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों के लिए, ख़ुसूसन अगर बच्चियों का मामला हो तो वो आवाज़ ही नहीं उठाते। वो उसको अपनी इंसल्ट समझ के कि ख़ानदान में इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी, वो चुप हो जाते हैं। अब जब ये इशू हुआ तो पता चला कि पंजाब में ऐसा हो रहा है, यहाँ से बच्चियाँ उठाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं और उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर कुछ अरसे के बाद उन बच्चियों को सेल आउट कर दिया जाता है। इसमें भी कुछ ट्रेसिंग्स ऐसी आई हैं, अभी तक बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ जैसे मैंने बताया हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला एज़ सून एज़ मेरी बच्ची रिकवर हो जाती है तो ये इसके पीछे पूरे तरीके से जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी दुआ ज़हरा के केस से मुतालिक अब तक की अपडेट्स। मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए डायलॉग पाकिस्तान।